हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ब्लड क्या होता है, उसमें कंपोजिशन क्या रहता है और उसके फंक्शंस क्या रहते हैं। अब कंपोजिशन में हमने बात करी थी सॉलिड्स और प्लाज्मा की। तो सॉलिड्स के अंदर हमने सबसे पहला कंपाउंड देखा था कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अब ऑर्गेनिक के अंदर भी हमने बात करी थी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप देखे थे, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है। तो नॉर्मली जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन भी होता है हर एक प्लाज्मा प्रोटीन का अपने अपने जगह पे। तो नॉर्मली हमने देखा था कि 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 3 टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन देखे थे हमने, ठीक है। पहला तो देखा था हमने अल्ब्यूमिन, सेकंड देखा था ग्लोब्यूलिन और थर्ड देखा था फाइब्रिनोजेन। ठीक है। मेजर कंपोनेंट में ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और हम अगर नॉर्मल बात करें नॉर्मल वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें अगर, तो जो टोटल प्रोटीन होता है बॉडी में, टोटल प्रोटीन तो टोटल प्रोटीन 7.3 ग्राम पर डीएल होता है या 6.4 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल टोटल प्रोटीन होता है नॉर्मली। उसके बाद अगर सीरम अल्ब्यूमिन की बात करें हम, सीरम अल्ब्यूमिन, तो नॉर्मल सीरम अल्ब्यूमिन जो होता है ब्लड में वो 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और सीरम अगर ग्लोब्यूलिन की बात करें, ग्लोब्यूलिन, तो सीरम ग्लोब्यूलिन कितना होता है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर। और सीरम फाइब्रिनोजेन तो नॉर्मल फाइब्रिनोजेन कितना होता है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली जो प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में होता है प्लाज्मा के अंदर वो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है। फाइब्रिनोजेन होता भी है तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फाइब्रिनोजेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, क्लोटिंग फैक्टर के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। अगर ये इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा रही फाइब्रिनोजेन की प्लाज्मा के अंदर तो हमारा ब्लड क्लॉट होगा। तो इसकी मात्रा सबसे कम रहती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर हम बात करें, एक टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर, नॉर्मली अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन रेशो। तो इसका नॉर्मल अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो कितना रहता है 2:1, यानी कि 2% अल्ब्यूमिन रहेगा तो 1% ग्लोबुलिन रहेगा ब्लड में। तो ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्लाज्मा प्रोटीन के प्रॉपर्टीज। अब प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम देखेंगे कि मोलिक्यूलर वेट कितना होता है। सेकंड देखेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर। तो मोलिकुलर वेट अलग अलग प्रोटीन्स का अलग अलग होता है, कि जैसे अगर देखें अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन, तो तीनों की अलग अलग मोलिकुलर वेट होता है। अल्ब्यूमिन का कितना होता है 69,000 और ग्लोब्यूलिन का 1,00,000
56,000 होता है। और फाइब्रिनोजन की प्रॉपर्टी कितनी रहती है? मोलिकुलर वेट 4 लैक्स। अब अगर हम बात करें कि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, तो क्या होता है कि जब सर्कुलेटिंग प्लाज्मा के अंदर, सपोज ये सर्कुलेटिंग प्लाज्मा है, इसमें सर्कुलेटिंग प्लाज्मा है, इसके अंदर में जैसे ये प्रोटीन है, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर। ये हो गई ब्लड वेसल, ये हो गए प्रोटीन्स। तो ये नॉर्मली क्या करते हैं? एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 25 mm ऑफ Hg होता है। जब क्या होता है, एक अगर अप्लाइड की बात करें, एक वर्ड आएगा, हम आगे पढ़ेंगे, इडिमा। जब इडिमा हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिस्टरबेंस होता है, किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर में या उसके ऑन्कोटिक प्रेशर में। ये प्रेशर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन, एक कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होती है, उसको हम इडिमा बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो नॉर्मली कितना रहता है? 25 mm ऑफ Hg रहता है। और हमने इसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी देख लिया। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी? प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है? 1.026 रहती है। ठीक है। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, या सबसे पहले हम एक देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रो, कि सिंथेसिस कहाँ होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसका देखते हैं हम, सिंथेसिस। ठीक है। तो सिंथेसिस क्या होता है कि एक तो हम देखेंगे कि एम्ब्रायो में और सेकंड एडल्ट में। जब एम्ब्रायो जब डेवलप होता है या फिटस जब डेवलप होता है इंट्रायूटेरिन लाइफ में, तब भी ब्लड वेसल्स के साथ साथ, ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होना जरूरी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सेकंड एडल्ट में तो मोस्टली जो एम्ब्रायो जो होता है, उसके अंदर मेसेनकाइमल सेल होती हैं। मेसेनकाइमल सेल्स में, एम्ब्रायो में किस में डेवलप होता है? मेसेनकाइमल सेल्स में ये सिंथेसिस जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। और एडल्ट में क्या होता है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल जो कंपोनेंट है, रेटिकुलो एंडोथेलियल कंपोनेंट के जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, सेल्स उसमें डेवलप होता है। जैसे कि प्राइमरी लीवर में सिंथेसिस होता है, सेकंड स्प्लीन में कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में बोन मेरो भी करती है इसका सिंथेसिस। ठीक है, एडल्ट्स में। अब हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। तो फंक्शंस अगर हम देखें प्लाज्मा प्रोटीन्स के, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन की, कि रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अभी हमने इंट्रो में बात करी थी कि फाइब्रिनोजन का जो कंटेंट है वो प्लाज्मा के अंदर बहुत कम होता है, लेस होता है। क्यों होता है?
क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल रहता है क्लोटिंग सिस्टम के लिए। सपोज अगर कोई इंजरी होती है, अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है, इंजरी होती है, सपोज ये यहाँ रप्चर हो गया, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई, हिमोरेज हो गया। अब यहाँ ब्लड को क्या करना है, अरेस्ट करना है, यानी कि हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस का मतलब स्टॉप या अरेस्ट, नहीं ब्लड को स्टॉप करना, अरेस्ट करना है अगर जहाँ से हिमोरेज हो रहा है। तो क्या होता है कि एक प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़े थे कि फाइब्रिनोजेन ये रिस्पॉन्सिबल रहता है क्लोटिंग के लिए। अब फाइब्रिनोजेन जो फाइब्रिन, फाइब्रिन का मतलब होता है कि फाइब्रिन लाइक मटेरियल एंड थ्रेड लाइक, धागे लाइक, क्या होता है यहाँ पे आके चिपकने लगता है प्लेटिलाइट्स के साथ में एग्रीगेशन होके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रिनोजेन। तो इसका एक फंक्शन हमारा क्या हो गया, रोल इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब सेकंड देखते हैं हम कि जो प्रोटीन एक है हमारा ग्लोबुलिन, ठीक है, एक ग्लोबुलिन का फंक्शन भी देखते हैं हम क्या है कि रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो कि जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, ईटीसी, जो भी जब बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं ग्लोबुलिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन है हमारा। तो ये डिफेंस प्रोवाइड करता है किसके साथ मिलके, इम्यून सिस्टम के साथ मिलके ये हमको डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, ठीक है। तो मोस्टली जो ग्लोबुलिन हमने देखे, और जैसे कि हमने बेसिक में बात करी थी इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो लास्ट वाला था उसके अंदर, कि ग्लोबुलिन के भी सब टाइप्स होते हैं। तो ग्लोबुलिन के सब टाइप हमने क्या क्या पढ़े थे, एक होता है अल्फा ग्लोबुलिन, एक होता है बीटा ग्लोबुलिन, और एक होता है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम मोस्टली अगर बात करें तो जो हमारा गामा ग्लोबुलिन होता है, ये वाला गामा ग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है, जिससे हमको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर एक फंक्शन और देखें हम, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन कैसा कि जो अल्ब्यूमिन है या जो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन किसको, हार्मोन्स को, है ना, एंजाइम हो गए, फूड सब्सटेंस हो गए, या इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सबको बाइंड करके ये ट्रेवलिंग का काम करते हैं। जहाँ पर नीड है टिश्यू को या सेल को जिस चीज़ की, वहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन और देखे थे हमने इंट्रोडक्शन में इसी के, कि रोल इन प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, तो ये भी हमने बता दिए थे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं,
कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसमें? कैपिलरी वाल्व्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मली वो कितना होता है? 25 mmHg होता है। ये भी हमने देख लिए थे। अब थर्ड फिफ्थ एक और हम देखते हैं कि रोल इन एसिड बेस बैलेंस। रोल इन एसिड बेस बैलेंस कि मोस्टली क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन होता है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर बफरिंग एक्टिविटी होती है। बफरिंग इन एक्शन होता है। जब हमने ब्लड के फंक्शन पढ़े थे उसके अंदर बफर सिस्टम का भी नाम लिए थे, ठीक है। उसके बाद एक सिक्स्थ हम एक और फंक्शन देखते हैं अगर इसका, तो ये है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मतलब गाढ़ापन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन अच्छे से रहेंगे प्लाज्मा के अंदर तो विस्कोसिटी अच्छे से मेंटेन होगी, क्योंकि जो विस्कोसिटी ही डिपेंड करती है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अगर विस्कस ज़्यादा होगा ब्लड तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, है ना। अगर विस्कस कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो हमारा एक क्या हो गया? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो रिजर्वायर भी वर्क करते हैं। सिक्स सेवन्थ रिजर्व 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 क्या होता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग और इनएडिक्वेट फूड इंटेक के समय में, या इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक अगर है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? यूटिलाइज होते हैं बॉडी के दो टिश्यू के द्वारा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से फास्टिंग है ना, या प्रोटीन इंटेक उसका क्या है? कम है, डिक्रीज्ड है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर, तो बॉडी टिश्यू उसको ऑटोमेटिक यूटिलाइज करते हैं। बॉडी टिश्यू यूटिलाइज करते हैं तो ये हमारे 6 से 7 फंक्शंस हो गए किसके? प्लाज्मा प्रोटीन्स के। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि एक क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट, इसकी फुल डिटेल हम आगे बात करेंगे मेडिसिन के चैप्टर में, लेकिन अभी हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करते हैं। क्लिनिकल, तो क्लिनिकल में दो कंडीशन आती है। एक आता है हाइपोप्रोटीनेमिया और सेकंड वर्ड आता है हाइपर प्रोटीनेमिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज्ड, हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड।